सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वेलोड स्टार के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि लोफिंग फंसा हुआ है नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड में और उसके पीछे पड़ी है एक पूरी आर्मी। प्रिंस की पूरी आर्मी और उसके दो यूनिवर्स नाइट जनरल सब लोफिंग को घेरने का प्लान बना रहे थे। अब देखना ये है कि लोफिंग इस मुसीबत से कैसे निकल पाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हम प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, जहां हमने देखा था कि लोफिंग का टीचर ट्रोयन नाइट फाइनली यूनिवर्स नाइट बन चुका था। और जब उसे पता चलता है कि बार्क मिरर एम्परर ने लोफिंग को मारने की कोशिश की, तो वो सीधा जाता है उसे लड़ने, जहां वो उसकी जम के धुलाई करता है। जब ट्रोयन नाइट बार्क मिरर एम्परर को मारने ही वाला था, तभी बीच में आ जाता है नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस का वानफेंग नाइट, जो उसे वहां से बचा के ले जाता है। अब इस वीडियो में आगे ये देखना है कि क्या लोफिंग प्रिंस की आर्मी से बच पाएगा या नहीं। तो बिना देर किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हमें लोफिंग दिखाया जाता है जो 9 रिमोटनेस स्पेस में था। लोफिंग की मोशन बड़ी फाइनली वर्ल्ड ट्री तक पहुंच चुकी थी। लोफिंग का प्लान सिंपल था, उसे बस वर्ल्ड ट्री का एक पत्ता चाहिए था। सिर्फ एक पत्ते की मदद से वो अपने लिए थर्ड क्लोन बॉडी को क्रिएट कर सकता है। लोफेंग का कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर था। उसने सोच रखा था कि अनडाइंग बनने के बाद वो बार्क मिरर एम्परर को सीधा मार डालेगा। सीन शिफ्ट होता है ट्री आइलैंड पर, जहां लोफेंग की मोशा बॉडी, जो एक सीड क्लस्टर के बेस में थी, वो एक ग्राउंड पर लैंड करता है। और लोफेंग के सामने था एक सेक्टर लोड लेवल का वर्ल्ड ट्री। ये वही वर्ल्ड ट्री था जिसे लोफेंग ने बम से उड़ाया था। लेकिन आज लोफेंग यहाँ अकेले काम नहीं कर रहा था। रॉक आइलैंड की एक केव में उसका एक पिनेकल एम्परर स्लेव रेडी बैठा था। वो स्लेव टेलीपोर्ट करता है 3 बार और सीधे ट्री आइलैंड के सेंटर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही स्लेव एक फ्लेम ओरिजिन क्रिस्टल को फेंकता है और चिल्लाता है एक्सप्लोड। क्रिस्टल फेंकने के बाद वो तुरंत 600,000 माइल्स दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी एक बम की आवाज़ के साथ वो फ्लेम ओरिजिन क्रिस्टल एक्सप्लोड करता है। ये एक्सप्लोजन पिछली बार वाले से ज़्यादा पावरफुल था। एक्सप्लोजन इतना तगड़ा था कि आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। शॉकवेव से वर्ल्ड ट्री की टहनियाँ और लीव्स टूटकर चारों तरफ फैलने लगी। तभी स्लेव ने मौका देखते ही 1000 फीट मोटी टहनी को पकड़ लिया और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। वर्ल्ड ट्री पागल हो जाता है। वो गुस्से में रोर करता है। उसकी पूरी कैनोपी हिलने लगती है। वो चिल्लाता है, डैम अदर रेसिस, तुमने मुझे फिर से हर्ट करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लोफेंग का वो पिन्नेकल एम्परर स्लेव अपनी पूरी गॉडली पावर बर्न करना शुरू कर देता है। उसका टारगेट था सेक्टर लॉर्ड वर्ल्ड ट्री की एक ब्रांच। लेकिन वो यूनिवर्स नाइट वर्ल्ड ट्री, जो बेसिकली उनका फादर था, वो सब देख रहा था। लेकिन उसने इंटरफियर करने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि उसका बच्चा सेक्टर लॉर्ड वर्ल्ड ट्री, जिसका नाम सेवन था, वो थोड़ा सफ़र करे और इन चीज़ों से कुछ सीखे। पर हाँ, उसने सेफ्टी के लिए अपनी पावर से उसको प्रोटेक्ट कर रखा था। इधर स्लेव ने फुल पावर लगाई और एक 100 फीट डायमीटर वाली ब्रांच तोड़ दी। जैसे ही ब्रांच टूटी, स्लेव ने भागने की कोशिश की। लेकिन जब उस यूनिवर्स नाइट वर्ल्ड ट्री को लगा कि अब मामला हाथ से जाने वाला है, तो वो एक्शन लेता है। वो एक इनविजिबल फोर्स से अटैक करता है जो उस स्लेव के आर पार चली जाती है। विद इन हाफ अ सेकेंड, बूम की एक आवाज़ के साथ वो स्लेव डस्ट में बिखर जाता है। लोफेंग की मोशा बॉडी, जो चुपचाप वहाँ छुपा हुआ था एक सीड क्लस्टर के बेस में, ये सब देख रहा था। असली गेम अब शुरू होने वाला था। मोशा बॉडी, जो बिल्कुल शांत बैठा था, इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। मोशा बॉडी धीरे से फ्लोट करता है, बिल्कुल एक नॉर्मल सीड की तरह। तभी एक टूटा हुआ पत्ता जो उसके पास से गुजरता है। लोफेंग ने सोचा यही मौका है। मोशा बॉडी ने तुरंत उस पत्ते को टच किया और इंस्टेंटली 15 लाइट ईयर्स दूर टेलीपोर्ट हो गया, 9 रिमोटनेस स्पेस के सीधा बाहर। वापस ट्री आइलैंड पर सेक्टर लॉर्ड वर्ल्ड ट्री गुस्से में पागल हो रहा था। वो चिल्ला रहा था कि भाई, हर बार मैं ही क्यों। बाकी ट्री उसका मजाक उड़ा रहे थे। हा हा, पुअर सेवन। तभी उनका फादर, जो कि एक यूनिवर्स नाइट था, वो बोलता है, टेंशन मत लो, मैंने उसे ब्रांच ले जाने नहीं दिया है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिक रिवील होता है जो लोफेंग के फेवर में था। देखो, जब कोई वर्ल्ड ट्री अनडाइंग बनता है, तब उसका लाइफ इम्प्रिंट हर लीफ में होता है। अगर कोई एक पत्ता भी चुराए तो उसे पता चल जाएगा। लेकिन ये सेक्टर लॉर्ड ट्री था, इसके पत्तों में सोल इम्प्रिंट नहीं था। ये अभी बस एक नॉर्मल पौधा ही है।
इसलिए जब लोफेंग ने इतनी केओस में बस एक छोटा सा पत्ता चुराया तो उस ट्री को फील भी नहीं हुआ। लेकिन ये बात उस यूनिवर्स नाइट वर्ल्ड ट्री को पता चल गई थी कि मोशा बॉडी एक पत्ता चुरा के ले गया है। वो वर्ल्ड ट्री भी कंफ्यूज था। वो सोच रहा था कि एक यूनिवर्स नाइट लेवल का टेलीपोर्टेशन यूज़ करके चुराया क्या, एक मामूली सा पत्ता? शायद ये उसकी कोई टैलेंट टेक्निक होगी। उसने सोचा जाने दो, एक पत्ता खोना इंसान के लिए डैंड्रफ गिरने जैसा है। उसने इस बात को इग्नोर मार दिया और वापस सब अपने काम में चले गए। दूसरी तरफ लोफेंग अपने हाथ में वो एमरेल्ड लीफ पकड़कर खड़ा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी क्योंकि इस एक पत्ते से उसकी थर्ड क्लोन बॉडी क्रिएट होने वाली थी। लोफेंग ने एक्सप्लेन किया कि उसके लिए ये बॉडी क्यों ज़रूरी है। एक तो इन्फिनिट पावर, अगर उसकी बाकी बॉडीज़ की पावर ख़त्म हो जाती है तो वर्ल्ड ट्री बॉडी उसके लिए एक बैटरी की तरह काम करता है, यानी कि वो उसे पावर प्रोवाइड करता है। और दूसरा, स्पेस और टाइम को कंट्रोल करना। ये सबसे ज़रूरी बात है। इनमें टाइम और स्पेस को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ होती है। लोफेंग ने तुरंत अपने गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया और सीधा प्राइमल सीक्रेट रीजन में पहुंच गया। लोफेंग अपने पैलेस में पहुंचता है और ऑर्डर देता है, कोई अंदर नहीं आएगा। वो सीधा अपने इंटरनल वर्ल्ड में जाता है। वहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट और मोशा बॉडी खड़े थे। लोफेंग को पता था अब वक्त आ गया है थर्ड बॉडी क्रिएट करने का। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके इंटरनल वर्ल्ड के ब्रीडिंग की एक लिमिट थी। वो वर्ल्ड ट्री गोल्डन हॉर्न बीस्ट से ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ज़्यादा लाइफ लेवल तक ब्रीड कर सकता है और वर्ल्ड ट्री का लेवल उस लिमिट के बिल्कुल किनारे पर है। अगर ये फेल हुआ तो उसकी सारी मेहनत पानी में। मोशा बॉडी ने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, उसने वर्ल्ड ट्री के पत्ते को हवा में उछाला। वो पत्ता इंटरनल वर्ल्ड के कोर में चला गया। तभी लोफेंग ने एक कमांड दिया, टैलेंट टेक्निक क्लोन। लोफेंग के पास 3 क्लोन स्लॉट्स थे। फर्स्ट उसकी अर्थलिंग बॉडी जो कि उसकी ओरिजिनल बॉडी थी, दूसरा उसकी मोशा बॉडी और तीसरी जो कि वर्ल्ड ट्री जो अब होने वाली थी। अचानक उसका पूरा इंटरनल वर्ल्ड कांपने लगा। देखते ही देखते आसमान में एक गोल्डन स्फीयर बनने लगा। उसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। इधर लोफेंग की सांसें अटकी हुई थी। अचानक पेंग की एक आवाज़ के साथ वो स्फीयर हिलने लगा। ऐसा लग रहा था उसके अंदर धमाके हो रहे हो। पेंग पेंग की एक आवाज़ के साथ वो स्फीयर लगातार हिल रहा था। ये देखकर लोफेंग फील कर सकता था कि वर्ल्ड ट्री का लाइफ इम्प्रिंट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा था कि लोफेंग का इंटरनल वर्ल्ड उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। तभी देखते ही देखते लोफेंग की आंखों के सामने वो गोल्डन स्फीयर एक इंटेंस ब्लास्टिंग साउंड के साथ फट जाता है और उसके टुकड़े लोफेंग के इंटरनल वर्ल्ड में बिखर जाते हैं। वही हुआ जिसका डर था। लोफेंग की क्लोन बॉडी फेल हो चुकी थी। ये देखकर कि प्रोसेस फेल हो चुकी है, लोफेंग का पूरा मुंह उतर गया था। लोफेंग काफ़ी अपसेट था। जब उसकी ओरिजिनल ह्यूमन बॉडी स्टक थी तब भी वो इतना परेशान नहीं था। लेकिन ये फेलियर उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। उसको लगा था कि अगर वो वर्ल्ड ट्री को अपनी थर्ड बॉडी बना लेता है तो उसके पास इन्फिनिट गॉडली पावर हो सकती थी। वो फाइनली इमोर्टल बन सकता था। बेसिकली प्रॉब्लम ये हुई कि उसका इंटरनल वर्ल्ड वर्ल्ड ट्री को संभाल नहीं पाया और क्लोन बॉडी बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई। अब लोफिंग सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि क्या उसे कोई फ्लैश टाइप लाइफ फॉर्म जैसे जाइंट बीस्ट चुनना चाहिए, लेकिन उसका ये आइडिया भी अच्छा नहीं था। उसके पास ऑलरेडी गोल्डन हॉर्न बेस्ड बॉडी है और 9 वॉल्यूम मैनुअल के साथ वो किसी भी यूनिक लाइफ फॉर्म को टक्कर दे सकती है। लोफेंग का मेन गोल था साइज़, क्योंकि यूनिवर्स में साइज़ भी मैटर करता है। बॉडी जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही ज़्यादा गॉडली पावर स्टोर कर सकती है। जैसे वर्ल्ड ट्री का क्राउन ही मिलियंस ऑफ माइल्स बड़ा था तो उसको छोटी मोटी चोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब ऐसा नहीं था कि लोफेंग के पास वर्ल्ड ट्री का ही एक ऑप्शन था। उसके पास और भी कई ट्रीज़ के जीन्स थे जिससे वो क्लोन बॉडी क्रिएट कर सकता था, लेकिन वो ट्रीज़ उतने पावरफुल नहीं थे। फिर लोफेंग खुद को शांत करता है। उसे पता था कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, लोफेंग की ओरिजिनल अर्थ बॉडी अभी भी 9 रिमोटनेस स्पेस में फंसी हुई थी और उसके पास 3 ट्रू ट्रेजर्स भी थे, स्पेशली उसका स्टार टावर। वो उन्हें किसी भी हालत में खो नहीं सकता था। प्राइमल सीक्रेट रीजन से लोफेंग की मोशा बॉडी अपने एक स्लेव को समन करता है जिसके पास रॉक आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स थे। एक गोल्डन लाइट फ्लैश होती है और मोशा बॉडी सीधे टेलीपोर्ट होता है 9 रिमोटनेस वर्ल्ड के पास।
वहाँ से मोशा बॉडी सीधे 9 रिमोटनेस ओशन में पहुँचता है। उसको फील हो रहा था कि उसकी ओरिजिनल बॉडी समुंदर की गहराई में फंसी हुई है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, जैसे ही वो पानी के नीचे टेलीपोर्ट करता है, वो एक पॉइंट पर आके रुक जाता है क्योंकि उसके नीचे से ब्लडी स्टीम जैसे कि खून की भाप निकल रही थी। ये स्टीम इतनी पावरफुल थी कि इसका प्रेशर यूनिवर्स नाइट लेवल के बराबर था। चारों तरफ का स्पेस पूरी तरह सफरेस हो चुका था, जिससे वो टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर रहा था। लोफेंग की ओरिजिनल अर्थ बॉडी अभी भी मोशा बॉडी से 6 लाइट डेज दूर थी और टेलीपोर्टेशन पूरी तरह बंद था। अब उसे फिजिकली उड़कर वहां जाना था। मोशा बॉडी रिस्क लेता है और सीधे उस ब्लडी स्टीम से गुजरने लगता है। पहले तो वो नॉर्मल उड़कर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रेसिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि वो 6 फीट भी मुश्किल से बढ़ पा रहा था और थोड़ी देर बाद तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। लोफेंग समझ जाता है कि 9 रिमोटनेस मास्टर अपने एरिया में इनविंसिबल क्यों है। यहाँ अगर कोई फाइटर आता है तो वो मूव भी नहीं कर पाता। अब मोजा बॉडी अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करता है, टैलेंट टेक्निक डोमेन। वो खुद को स्पेस में कन्वर्ट करता है। हर बार वो 6000 माइल्स आगे बढ़ने लगा। वो एक सेकंड में 100 बार मूव करता और आगे बढ़ता रहता। हालांकि रेजिस्टेंस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। वो लगातार 6 घंटे तक टेक्निक यूज़ करता है, फिर 20 मिनट का रेस्ट करता है और फिर कंटिन्यू करता है। मिशन सिंपल था, ओरिजिनल बॉडी तक पहुंचना है बस, किसी भी हालत में। दूसरी तरफ वो 9 रिमोटनेस वर्ल्ड का प्रिंस अपने 2 पावरफुल यूनिवर्स नाइट के साथ लोफिंग को ढूंढने में लगा हुआ था। वो प्रिंस अपनी पूरी आर्मी को ऑर्डर देता है कि अगर किसी यूनिवर्स नाइट को वो मिले तो उसे मारना मत। वो प्रिंस उसे खुद मारेगा। बाकी वॉरियर्स को उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया। सारे जनरल्स और वॉरियर्स को ऑर्डर मिल चुका था। लोफेंग को पकड़ने के लिए वो प्रिंस अपना जाल बिछा चुका था। अब यहाँ पूरी सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी थी। लोफेंग की ओरिजिनल बॉडी डीप सी में फंसी हुई थी। मोशा बॉडी रेस्क्यू करने आ रहा है, पर वो एक्सट्रीमली स्लो है और प्रिंस और उसकी पूरी आर्मी लोफेंग को हंट करने के लिए निकल चुकी है। उस प्रिंस के पास लोफेंग को पकड़ने के लिए लगभग 200 मिलियन माइल्स का एक घेरा बनाया गया था, जिसमें 100 मिलियन वॉरियर शामिल थे। इनमें हर एक अनडाइंग वॉरियर के साथ 1000 सेक्टर लॉर्ड वॉरियर्स थे। ये कोई मामूली घेरा नहीं था। इसमें टोटल 9 लेयर्स थी। इनर 8 लेयर्स जहां सेक्टर लॉर्ड वॉरियर्स से भरी हुई थी, जो बस इंफॉर्मेशन के काम कर रहे थे। आउटर लेयर जहां असली खतरा था, जिसमें अनडाइंग वॉरियर्स और यूनिवर्स नाइट जनरल थे। उस प्रिंस को लग रहा था कि लोफिंग अब बचकर निकल नहीं सकता। इन वॉरियर ने अपनी वर्ल्ड एनर्जीज को 9 रिमोटनेस एनर्जी से कनेक्ट कर दिया था, ताकि उनसे कोई भी छुप ना सके। लगभग 3 घंटे बाद एक सेक्टर लॉर्ड वॉरियर को कुछ दिखता है। एक सिल्वर आर्मर और सिल्वर विंग्स वाला शेडो जो ज़मीन से निकलता है और तेज़ी से भागने लगता है। लेकिन तभी 3 आर्मी स्क्वाड उसे घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट था। जब वो 8 लेयर क्रॉस करके बाहर निकलने वाला ही था, तभी एंट्री होती है 800 अनडाइंग वॉरियर्स की। उन्हें पता था कि लोफेंग की स्पीड कितनी ज़्यादा है। उनकी रेस का लीडर भी उसे नहीं पकड़ सकता। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो 9 रिमोटनेस जॉइंट अटैक करेंगे। इस अटैक में यूजुअली सभी 800 अनडाइंग वॉरियर्स ने अपने हाथ उठाए और उनकी पावर से आसमान में एक जाइंट ब्लड रेड ब्लेड बनाना शुरू कर दिया। तीनों आर्मीज ने मिलकर अटैक किया। लोफेंग ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो उन ब्लडी ब्लेड की स्पीड का मुकाबला नहीं कर सका। देखते ही देखते एक धमाके के साथ लोफेंग ढेर हो गया। लेकिन भाई, यहाँ आता है असली ट्विस्ट। जब वॉरियर्स ने बची कुची चीज़ें देखी, तो उन्हें सिर्फ एक सस्ता अनडाइंग वेपन और एक वर्ल्ड रिंग मिली, जिसमें कचरे के अलावा कुछ नहीं था। प्रिंस को तुरंत समझ आ गया कि ये असली लोफिंग नहीं था, बल्कि उसका एक फेक क्लोन था। प्रिंस ने तलाश जारी रखने का ऑर्डर दिया। असलियत में लोफिंग ने अपने अनडाइंग स्लेव को उसकी शक्ल देखकर मौत के मुंह में भेजा था, ताकि वो दुश्मन का वक्त बर्बाद कर सके। एक एक स्लेव को मरने में 1-2 घंटे लग रहे थे और लोफिंग यही चाहता था, वक्त। अब सीन शिफ्ट होता है असली लोफिंग पर, जो छुपा हुआ था और थोड़ा नर्वस लग रहा था। उसे पता था कि उसके स्लेव ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन उसका असली प्लान कुछ और ही था। लोफिंग आसमान की तरफ देख रहा था, जहां उसकी मोशा बॉडी अपनी टैलेंट टेक्निक डोमेन यूज़ करके धीरे धीरे पास आ रहा था। लोफिंग को पता था, अगर उसे इस चक्रव्यूह से बचना है तो मोशा बॉडी ही उसका एक रास्ता है,
क्योंकि वो डिस्गाइज और ब्रेकिंग फ्री में बहुत एक्सपर्ट है। लोफेंग बस ये दुआ कर रहा था कि मोशा बड़ी वक्त पर पहुंच जाए। दूसरी तरफ नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड के ऊपर आसमान में मोशा बॉडी उस खूनी हवा के बीच बार बार टेलीपोर्ट करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। मोशा बॉडी बस एक ही बात सोच रहा था, कैसे भी करके उसे ये करना ही है और जल्द से जल्द लोफेंग के पास पहुंचना है। वहीं दूसरी तरफ नाइन रिमोटनेस का प्रिंस और उसके जनरल्स लोफेंग को दबोचने का प्लान बना रहे थे। प्रिंस थोड़ा खुश था क्योंकि उन्होंने अब तक लोफेंग के 39 अनटाइंग स्लेव्स को पकड़ लिया था। प्रिंस अपने जनरल से कहता कि ये इन्वेडर काफ़ी एक्सेप्शनल है, वरना एक मामूली बंदा इतने सारे अनटाइंग स्लेव्स कहाँ से ला सकता है। वो सब मज़े ले रहे थे ये देखकर कि कैसे लोफेंग के स्लेव्स कभी वर्ल्ड रिंग में छुप कर भागने की कोशिश करते, तो कभी अलग अलग डायरेक्शन में अटैक करके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते। लेकिन प्रिंस भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपने 100 मिलियन वॉरियर को ऑर्डर दे दिया अपनी आर्मी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए। आउटर सर्कल जो ओरिजिनल प्लान फॉलो कर रहे थे और इनर सर्कल जो बिना किसी रुकावट के सीधा अंदर की तरफ अटैक कर रहे थे, चाहे रास्ते में कोई भी इंट्रूडर मिले या ना मिले। वहाँ से दूर छुपा हुआ लोफेंग ये सब देख रहा था। उसे अपने स्लेव के ज़रिए पता चला कि दुश्मन अब उसकी डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंस रहा है और सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा है। पहली बार लोफेंग के दिल में थोड़ा डर बैठता है। उसने कैलकुलेट किया कि उसके पास अभी भी थोड़ा टाइम है। लोफेंग के हिसाब से अब उसके पास सिर्फ 3 घंटे है। अब भले ही लोफेंग के पास एक ऑलमाइटी नाइन रिमोटेस्ट मास्टर का एहसान है, लेकिन वो उसे इतनी छोटी बात पर वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो सोचता है अगर वो इन बच्चों से भी बच के नहीं निकल सकता तो नाइन रिमोटेस्ट मास्टर जैसा बंदा भी आगे नहीं आएगा उसकी हेल्प करने के लिए। तभी लोफेंग अपने 6 और अनडाइंग स्लेव्स को निकालता है। ये सारे स्लेव्स लोफेंग का रूप धर लेते हैं और दुश्मन को भटकाने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो प्रिंस एक एक करके उन स्लेव्स को मौत के घाट उतार रहा था। प्रिंस को लग रहा था कि अब तो चूहा जाल में फंस चुका है। वो इस डेड एंड स्ट्रगल को देखकर बड़ा एंजॉय कर रहा था। जब लोफेंग को लग रहा था कि अब टाइम बहुत कम बचा है और अगर मोशा बॉडी टाइम पर नहीं आया तो शायद उसकी हालत बहुत बुरी होने वाली थी, लेकिन तभी लोफेंग के ऊपर आसमान में एक लाइट चमकती है। एक फिगर लगातार टेलीपोर्ट करते हुए नीचे डाइव मार रहा था और ये थी उसकी मोशा बॉडी। मोशा बॉडी को देखकर लोफेंग तुरंत रिलीफ महसूस करता है, जैसे उसकी जान में जान आई हो। बिना देर किए लोफेंग उड़ के सीधा मोशा बॉडी के वर्ल्ड रिंग के अंदर छुप जाता है। लोफेंग को पता था अगर वो मोशा बॉडी के रूप में अगर बाहर गया तो पक्का बाहर के वॉरियर्स उसे पहचान लेंगे। तभी मोशा बॉडी अपनी टैलेंट टेक्निक का यूज़ करता है और नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड के एक वॉरियर का रूप ले लेता है जिसकी बॉडी लाल और उसके सर पर लाल सिंग थे। मोशा बॉडी ने अपना पूरा और वहाँ के नेटिव लोगों की तरह कॉपी कर लिया, बिल्कुल उन वॉरियर जैसे जो उसे चेज़ कर रहे थे। और मोशा बॉडी के आते ही अगले 20 मिनट में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। प्रिंस के जनरल उसे रिपोर्ट देते हैं कि उन्होंने नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड का हर एक इंच स्कैन कर लिया है, पर वो फॉरेन इन्वेडर कहीं भी नहीं मिल रहा। जनरल्स को लग रहा था कि शायद उनके अटैक्स में वो इंट्रूडर मारा गया हो, क्योंकि उन्हें कुछ थोड़े बहुत ट्रेजर्स मिले थे। लेकिन ये सुनकर प्रिंस पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो बंदा कोई नॉर्मल बिंग नहीं है, वो इतनी आसानी से नहीं मर सकता। वो फिर से सर्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन सब बेकार हो जाता है। असलियत तो ये थी कि लोफेंग उन्हीं के बीच में बैठा हुआ था। मोशा बॉडी ने एक नाइन रिमोटनेस वॉरियर का रूप लिया हुआ था और वो चुपचाप उन 100 मिलियन वॉरियर के बीच से निकल जाता है। प्रिंस चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है और एंड में हार मानकर सबको वापस अपनी जगह भेज देता है। अब लोफेंग किसी जल्दी में नहीं था। उसे पता था कि उसकी टैलेंट टेक्निक डोमेन इतनी पावरफुल है कि अगर कोई यूनिवर्स नाइट उसे देख भी ले तब भी वो उसे पकड़ नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड पे यूनिवर्स नाइट टेलीपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन मोशा बॉडी अपनी टैलेंट टेक्निक डोमेन से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था। लोफिंग बिल्कुल चिल होकर नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड में घूम रहा था। और ध्यान रखना, ये वही दुनिया है जहाँ की सारी क्रिएचर्स उसको ढूंढ रही थी उसे मारने के लिए। लोफेंग नोटिस करता है कि यहाँ के जो नॉर्मल हाइट वाले एडल्ट्स थे वो भी सेक्टर लॉर्ड लेवल पर थे, मतलब पैदाइशी ओवर पावर।
उसको समझ आता है कि इसीलिए इतने सारे सेक्टर लॉर्ड पागल कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े थे। वो सोचता है कि ये रेस तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट से भी ज़्यादा पावरफुल है। शायद ये यूनिवर्स की सबसे पावरफुल रेसेस में से एक है। लोफेंग 9 रिमोटनेस वर्ल्ड में घूम ही रहा था, तभी उसके सामने कुछ लोकल बच्चे खेल रहे थे जो सिर्फ लोफेंग के घुटनों तक आते थे। 3 छोटे बच्चे हवा में उड़ रहे थे और उनके छोटे ब्लडी सिंग्स सरप्राइजिंगली क्यूट लग रहे थे। पर उनकी पावर, भाई ये बेबीज भी स्टार ट्रैवलर की पावर को होल्ड करते थे। तभी बातों बातों में एक बच्चा बोलता है, मैं एंसेस्ट्रल सी में पैदा हुआ हूँ, तुम सबको मुझे अपना लीडर मानना चाहिए। बाकी के 2 बच्चे थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तो क्या हुआ अगर तुमने एंसेस्ट्रल सी के एसेंस को एब्जॉर्ब किया है? हम रॉयल सी में पैदा हुए हैं और हम तुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो एक दूसरे को पीटने की धमकी देते हुए खेलते रहते हैं। इन सब बातों को सुनकर लोफेंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ये बच्चे इंसानी टीनेजर्स जितने इंटेलिजेंट थे। उसे रियलाइज़ होता है कि ये लोग एनर्जी बेस्ड लाइफ फॉर्म है जिनकी कोई मदर नहीं होती। लोफेंग रास्ते में लोगों की बातें सुनते सुनते घूम रहा था। रास्ते में लोकल लोग लोफिंग को सैल्यूट करते क्योंकि उसने एक अनडाइंग वॉरियर का रूप ले रखा था। साथ ही उसे याद आता है कि एक प्रिंस 100 मिलियन वॉरियर के साथ उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो डेफिनेटली उस प्रिंस के ऊपर अथॉरिटी में कोई किंग या एम्परर भी होगा। अब सीन कट होता है एक मैसिव एंशियंट सिटी पे। ये सिटी उस प्रिंस का घर था और वहाँ यूनिवर्स नाइट लेवल जनरल्स के पैलेस भी थे। प्रिंस अपने पैलेस में एकदम फ्यूरियस होकर घूम रहा था। उसके सारे सर्वेंट्स वहाँ से अपनी जान के डर से भाग चुके थे क्योंकि इस प्रिंस ने पहले से ही गुस्से में 3 सर्वेंट को उड़ा दिया था। प्रिंस को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो लोफेंग को पकड़ नहीं पाया। उसे गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके भाई उसका मजाक उड़ा रहे थे कि वो एक अनडाइंग लेवल के इंट्रूडर को भी नहीं पकड़ पाया। अब यहाँ एक और डिटेल सामने आती है कि उस प्रिंस के टोटल 108 भाई थे। उनमें से कुछ सेक्टर लॉर्ड, कुछ अनडाइंग तो कुछ यूनिवर्स नाइट के लेवल पर थे। उस प्रिंस के चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। प्रिंस चिल्लाते हुए जोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी पैलेस के अंदर एक रेड लाइट चमकती है। प्रिंस ऊपर देख के चिल्लाता है, फादर प्लीज शो अप। तभी उस रेड लाइट से एक इनविजिबल फोर्स बाहर आती है और वो फोर्स एक पॉइंट पर गैदर करती है और एक ब्लरी फेस बनाती है। बाहर वाले सर्वेंट को इस मूवमेंट का कुछ पता नहीं चलता। ये फिगर नीचे देख के बोलता है, माई चाइल्ड। प्रिंस कंप्लेन करना शुरू करता है कि उसने 100 मिलियन वॉरियर्स लगाए थे उस अनडाइंग इंट्रूडर को मारने के लिए। इसमें बहुत से वॉरियर्स भी मारे गए पर फिर भी वो जिंदा ही घूम रहा है। सभी लोग यही सोच रहे हैं कि मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ। उसने गार्ड करने वाले 300 अनडाइंग वॉरियर से भी पूछा था और उन्होंने कंफर्म किया कि इंट्रूडर की स्पीड बहुत फास्ट थी। फिर उसका फादर कहता है, तुम गलत नहीं हो, पर वो लोग भी गलत नहीं हैं। 9 रिमोटनेस वर्ल्ड की एनर्जी उस इंट्रूडर को डिटेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें लगता है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो। उसका फादर कंफर्म करता है कि इंट्रूडर यानी लोफेंग सच में जिंदा है और वो अभी भी 9 रिमोटनेस वर्ल्ड में ही है। प्रिंस खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता था वो इंट्रूडर एक्सेप्शनल है। जब वो प्रिंस पूछता है कि इंट्रूडर आखिर उसकी आर्मी से बच कैसे निकला, जबकि इस वर्ल्ड की एनर्जी के अंदर बाकी रेसेस को अपना असली रूप दिखना ही पड़ता है, तो उसका फादर उसे बताता है कि उस इंट्रूडर की डिस्गाइज और क्लोन एबिलिटी काफ़ी एडवांस है, इसलिए तुम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो खुद को हमारी 9 रिमोटनेस रेस के किसी भी क्रिएचर्स में कैमोफ्लेज कर सकता है, शायद इसीलिए तुम इसे पकड़ नहीं पाए। ये सुनकर प्रिंस के समझ में आता है कि वो लोग लोफेंग को पकड़ क्यों नहीं पाए। सीन वापस आता है लोफेंग पे, जो एक बिल्डिंग के पास खेलते हुए बच्चों के ग्रुप में एक लीडर से पूछता है। बच्चा आके फुल रेस्पेक्ट से बोलता है, ग्रीटिंग्स अनडाइंग। लोफेंग उससे पूछता है, क्या तुम एंसेस्ट्रल सी में पैदा हुए थे? बेबी शर्माते हुए अपने सिंग तक को टच करता है और यस बोलता है। लोफेंग अब तक की इन्फॉर्मेशन से कंफर्म कर चुका था कि एंसेस्ट्रल सी वाले बाय बर्थ ही नेचुरली स्ट्रॉन्गर और लीडर होते हैं। जब लोफेंग उस बच्चे से एंसेस्ट्रल सी के बारे में पूछता है तो बेबी सरप्राइज होता है कि एक अनडाइंग फाइटर होके भी इसे पता नहीं है इस बारे में। वो बच्चा लोफेंग को बताता है कि एंसेस्ट्रल सी इस दुनिया के बाहर है और वो लोग वहीं पैदा हुए थे, लेकिन वो लोग इस दुनिया से वापस नहीं जा सकते जब तक वो अनडाइंग नहीं बन जाते।
और 9 रिमोटनेस व्हिरलपूल के थ्रू वापस नहीं जाए। लोफेंग का दिमाग 100x स्पीड पे चलता है। एंसेस्ट्रल सी, 9 रिमोटनेस व्हिरलपूल, आउटसाइड। लोफेंग ने सारे पॉइंट्स को जोड़ा और रियलाइज़ किया कि एंसेस्ट्रल सी और कुछ नहीं बल्कि बाहर का 9 रिमोटनेस ओशन ही है। वो बच्चा आगे बताता है कि एंसेस्ट्रल सी उनकी दुनिया से भी बड़ा और बाउंडलेस है और 108 रॉयल सी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन सुनकर लोफेंग को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। यह 9 रिमोटनेस स्पेस एक्चुअली में 9 रिमोटनेस ओशन ही है, जिसपे कुछ आइलैंड है जहाँ ये लोग रहते हैं। लोफेंग समझ जाता है क्योंकि उन इंडिजिनियस वॉरियर के लिए बाहर जाके एंसेस्ट्रल सी देखना मुश्किल है और रॉयल सी को विजिट करना रिलेटिवली इजी लग रहा है। इसका सीधा मतलब है कि ये 108 रॉयल सी इसी 9 रिमोटनेस वर्ल्ड के अंदर ही लोकेट करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लोफेंग आगे का क्या प्लान बनाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।